हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टार कॉमर्स। हाँ, स्टार जब हम कहते हैं तो मैं इसे कहूंगा सर तरुण रूपानी। हाँ, सर तरुण रूपानी कॉमर्स, और तुम हो मेरे रॉक स्टार्स। 10th से आप 11th में आ गए हैं और आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, तो ये बेसिक्स है अकाउंटेंसी का। सच में ये चैप्टर का नाम नहीं है सिर्फ बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म, मतलब अकाउंट में जो टर्म्स आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे या सुने होंगे पर आपको उसका रियल मीनिंग नहीं मालूम था, आज इसको समझना है, क्योंकि इसके बिना आप आगे के चैप्टर्स को नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो आज मैं आपको एकदम बेसिक से, हाँ, सिंपल लैंग्वेज में इनको बता दूंगा। इसके बाद आप आगे मेरे साथ न्यूमेरिकल चैप्टर्स में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो जब अकाउंट्स की भाषा में जिन शब्दों का यूज करना होता है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उन वर्ड्स को पकड़ना है। आपको कई बार ये वर्ड आएगा कि ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन शब्द का मीनिंग क्या है। हाँ, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। सैलरी पेड, है ना, एग्जांपल लिखा है जुलाई 10 सैलरी पेड टू स्टाफ, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। हाँ, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? हाँ, अब मेरा क्वेश्चन यही से शुरू होता है। तो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं। मतलब हर बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें कोई लेना कोई देना होगा। अब समझ में आया? जिसकी वजह से वैल्यूज चेंज होंगी। किसकी? असेट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लायबिलिटीज की चेंज हो जाएगी, और इवन कैपिटल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसे किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो सिर्फ सैलरी पेड, अरे नहीं भाई, हो सकता है रेंट पे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे हो, और या तो कोई इनकम रिसीव्ड हो। सेल ऑफ गुड कर दिया तो भी तो ट्रांजैक्शन है। बात समझ में आ रही है? आइए अब आपको और इसके कुछ फीचर्स बताते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रांजैक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो फर्म के बाहर, अगर फर्म ने गुड्स सेल किया है तो ये एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। पर फर्म ने अपने स्टाफ को सैलरी दे दी है तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है अपने ओनर को तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? अब आते हैं और क्या होते हैं फीचर्स। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, वैल्यूज ऑफ असेट लायबिलिटी और कैपिटल चेंज होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हर ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में मेजर्ड होना चाहिए। हाँ, इसे हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, क्योंकि अगर हम मनी में मेजर नहीं भी कर सकते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे कैसे? ठीक है, अब आते हैं, अगला वर्ड है इवेंट। हाँ, दोनों पैरेलली ये लोग यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट को एक साथ यूज करते हैं, दोनों सेम नहीं है। इवेंट ट्रांजैक्शन का होने के बाद जो नतीजा निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसे कहते हैं। एग्जांपल दो, हमने सेल ऑफ गुड्स किया फॉर ₹10,000 टू मोहन। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो ट्रांजैक्शन है। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूं ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड फॉर ₹10,000 टू मोहन। तो इसमें इवेंट क्या है? हाँ, इसमें इवेंट है कि हमारे डेटर्स बढ़ गए। मोहन हमारा कौन है? डेटर है। बात समझ आ गई है? हमारे पास जो गुड्स हैं 10,000 के वो कम हो गए, ये इसका रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। बात समझ आ गई है ना? और आसान से दें, अगर हमने 10,000 का गुड्स बेचा है, 8,000 के गुड्स खरीदे थे, तो 2,000 हमारा क्या प्रॉफिट है। ये भी क्या है? एक इवेंट है। बट कई सारे ट्रांजैक्शंस के बाद का इवेंट बताया और एक सिंगल ट्रांजैक्शन का भी इवेंट बता दिया। बात करते हैं वाउचर क्या। यस, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या कहूं प्राइमरी एविडेंस। क्या प्रूफ है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? आपने कहा हम सैलरी दिए हैं, क्या प्रूफ है आपने सैलरी दी है स्टाफ को, है ना? तो हमने स्टाफ का सैलरी वाउचर बनाया है। ये एक पहला डॉक्यूमेंट है जो इस बात का प्रूफ है, जो इस बात का ऑथराइजेशन है कि आपने कोई पेमेंट की है। बात समझ आ गई? क्या कहते हैं, रेंट पे कर रहे हो, वाउचर बनाओ। कोई छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस जो फर्म कर रही है वो वाउचर के थ्रू करती है। वाउचर के बाद ही जर्नल बनता है। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में जर्नल एंट्री एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
हाँ, आप चाहते हैं कि मैं जर्नल एंट्री को बेसिक से बताऊं आपको, तो यकीन जानिए मैं इसके लिए तैयार हूं। बस तुम्हारा कमेंट में लिखा होना चाहिए जर्नल एंट्री। आई प्रॉमिस मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जर्नल एंट्री का, और उसके बाद आपको जर्नल एंट्री कुछ भी कहीं भी परेशानी नहीं करेगी। हाँ, मैं सच कर रहा हूं मेरे रॉक स्टार्स। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ है, ऑथराइजेशन देता है, और बिजनेस जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो पहले वाउचर में और उसके बाद मैंने कहा जर्नल में जाता है। आता है कैपिटल क्या है, तो बहुत सिंपल है, एनी अमाउंट और असेट, दोनों चीज हो सकती है, असेट भी हो सकता है, इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, बिजनेस के ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, हाँ, उसे कहते हैं कैपिटल। कई बार हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मालिक की पूंजी, हाँ, इसे ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, नेटवर्थ या नेट एसेट्स नाम से जानते हैं, और फॉर्मूला सिंपल है, असेट माइनस लायबिलिटी। अगर हमको पता करना हो कि फर्म में कैपिटल कितनी है तो बस फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब अगला वर्ड आता है, ये असेट क्या है, तो असेट वो पोजेशंस हैं, वो प्रॉपर्टी है जो फर्म ओन करती है। अब वो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, जो बिजनेस ओन करता है और यूज करता है, और इसके यूज से पैसा कमाता रहता है। बात समझ आ गई है? मतलब वो पैसा या वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस के काम आ रही है, जो उसको और इनकम अर्न करने में मदद कर रही है, जिसकी कोई बाजार में कीमत है, उसे कहते हैं क्या, असेट्स। एसेट्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता हूं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि असेट्स वो रिसोर्स है जिसकी कोई कीमत है, असेट वो है जो बिजनेस ओन कर रहा है, और असेट्स एक कॉस्ट पे अक्वायर करना पड़ता है, मतलब बिल्डिंग खरीदा है तो कोई प्राइस पे किया होगा। ठीक है, आइए टाइप्स ऑफ असेट्स समझते हैं। सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, मतलब इन असेट्स को छुओगे तो करंट नहीं आएगी। मजाक कर रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स जो बिजनेस के पास ओन है, बिजनेस जिसको ओन करता है और लंबे समय तक यूज करता रहता है। ठीक है, और एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये क्या है, बिजनेस इन असेट्स को ले लेता है और एक बार लेने के बाद लंबे समय तक बिजनेस इसी का यूज करता रहता है। यूजुअली ये वो असेट्स हैं जो फर्म बेचने के लिए नहीं लेते हैं, इसीलिए इनका नाम है क्या, नॉन करंट। करंट शब्द उन असेट्स के लिए आ रहा होता है, हाँ, करंट असेट्स वो माने जाते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, या जिसको मेंट फॉर सेल रखा गया है, बेचने के लिए ही रखा गया है। ठीक है, बात करेंगे अब फिक्स्ड असेट्स, जिसे हम नॉन करंट असेट कर रहे हैं, उनमें 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल। टेंजिबल जैसे देखो, आप हमारे इस क्लासरूम में ये जो हमारा डिजी बोर्ड है, ये मेरे लिए टेंजिबल असेट है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हो गए टेंजिबल असेट्स, और इनटेंजिबल असेट्स वो जो हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। सर ये क्या होता है? अरे ये इनटेंजिबल असेट्स हैं फर्म के। हाँ, जैसे फर्म का नाम है ना, रेप्यूटेशन, जिसकी वजह से फर्म चल रही है, वो है गुडविल। ठीक है, हाँ, वैसे बाजार में बिकती है, बता दे रहा हूं तुम्हें, सच कह रहा हूं। अब आते हैं करंट एसेट्स, तो वो एसेट्स जो हम बेचने के लिए रखते हैं, वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर, टाइम पीरियड फिक्स है, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, और डेटर्स आ सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल आ सकता है। ठीक है, ये हमारे वो एसेट्स हैं जो हमारे लिए करंट एसेट्स है। हाँ, इसमें स्टॉक आ सकता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अब आता है लिक्विड एसेट्स। ये वो असेट्स हैं जो या तो खुद कैश में है या एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, बहुत कम समय में ही कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सारे करंट एसेट्स, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड एसेट होते हैं क्या? जवाब है नहीं। सिर्फ स्टॉक को और प्रीपेड को छोड़ दीजिए तो वो सारे बन जाते हैं लिक्विड एसेट्स। अब क्लियर है कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? मतलब करंट एसेट जैसे ही होते हैं, आपको उसमें से क्या छोड़ना है? स्टॉक को छोड़ देना है, प्रीपेड को छोड़ देना है। क्लियर? अब आते हैं वेस्टिंग एसेट्स, वेस्ट हो जाने वाले एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो बिजनेस यूज्ड अप कर ले रहा होता है, धीरे धीरे वो कंज्यूम करता जाता है और आने वाले समय में इसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होने वाली है। अब एग्जाम्पल के रूप में, किसी बिजनेस के पास कोई माइनिंग साइट है, मतलब खदान है, तो जैसे जैसे उसमें से मिनरल्स निकालते जाएंगे तो मिनरल घटेंगे
और एक समय आएगा जब पूरे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये एक एग्जॉस्टिबल असेट है। क्लियर है? और एक दिन क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स। मतलब ये वो असेट्स हैं जो सिर्फ नाम के असेट्स हैं, मतलब असली में इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब हम इसको बेच नहीं सकते हैं और पैसा आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये वो असेट्स नहीं है जो हम अब कह सकते हैं जिसका हम बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब अब इससे हमको और फायदे नहीं मिलने वाले हैं। सर ऐसा कौन सा एसेट है? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हाँ, कई बार उसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से भी लिखा जाता है। एक फर्म ने क्या किया, 3 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिए, एक बड़ा बजट लगाया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। उनको मालूम था कि हम 3 लाख तो खर्चा कर रहे हैं और उसका बेनिफिट 3 साल तक मिलता रहेगा। तो ये पहला साल है और फर्म ने खर्चा कर दिया है आने वाले 3 साल तक के लिए। मतलब अब ये पैसा तो आज खर्चा हो गया है, हमें इसका बेनिफिट धीरे धीरे करके मिलता रहेगा। हां, अब 1 साल बाद सोचिए, पहला साल हो गया तो 1 लाख की वैल्यू खत्म, दूसरा साल हो जाएगा 2 लाख की वैल्यू खत्म, और तीसरा साल हो जाएगा तो 3 लाख। भाई 3 लाख खर्चा किया था ना, तो एनुअली क्या हो रहा है, 1-1 लाख हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। ये जो पहला साल खत्म हुआ तो जो 2 लाख वैल्यू बची थी वही हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। क्लियर है? आगे बढ़े, बात करेंगे लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज कर्ज होती है, लायबिलिटीज ड्यूज होते हैं जिसको फर्म को पे करना होता है, यूजुअली टू द आउटसाइडर। ध्यान ये देना है कि कैपिटल इनसाइड लायबिलिटी है। मालिक, मेरा जो मालिक है, मैं फर्म नहीं हूं। याद रखिएगा इस दिमाग में, जब भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं अपने आप को आप ओनर बन के मत सोचिए, आप फर्म है, यह बात समझें। ठीक है? तो अगर मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस में असेट्स दिए हैं, गुड्स दिए हैं, तो वो सब कैपिटल है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है? और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, वो लायबिलिटीज जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं। बैंक से लोन ले लिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है? स्टाफ को सैलरी देनी है, अभी पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बात करते हैं लायबिलिटीज के टाइप्स की, लॉन्ग टर्म, और उनमें आता है वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट लंबे समय बाद करना है, यूजुअली 1 साल के बाद देना है। जैसे मैंने कहा बैंक लोन ले लिया है ना, या लॉन्ग टर्म लोन ले लिए, तो ये सब यूजुअली क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिर आता है करंट लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट या बिल्स पेबल। ये वो पैसे हैं जो 1 साल के अंदर देने होते हैं। इसमें क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं। क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं जिन्होंने हमें उधार में गुड्स सप्लाई किया होता है। और कौन सी लायबिलिटी है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटी है जो हम बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, बल्कि बैलेंस शीट के बाद नीचे एज अ नोट शो करते हैं। सर ये कैसी लायबिलिटी है? कॉन्टिंजेंट मतलब होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब ये वो लायबिलिटी है जो किसी सर्टेन इवेंट पर होगी, मतलब इट मे और इट मे नॉट बिकम अ लायबिलिटी। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने किसी का चेक लिया है ना, मुझे पेमेंट में चेक मिला था, मैंने इस चेक को जाकर के बैंक में जमा कर दिया और उसके अगेंस्ट में पैसा ले लिया। हम इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। ठीक है? बैंक ने मुझे पैसा तो दे दिया, अब जब ड्यू डेट आएगी तब बैंक ये चेक का पेमेंट हमारे उस कस्टमर से मांग लेगी, हाँ, जिसने मुझे चेक दिया था। अब उसने नहीं दिया तो हाँ, तब ये लायबिलिटी मेरे पर आएगी। इसीलिए बोला ऑन द हैपनिंग ऑफ ए इवेंट। बात समझ में आया ना? वो दे देगा तो काम खत्म है, तब तो मेरे पर लायबिलिटी नहीं है। पर मेरे कस्टमर ने, मेरे डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो तब वो लायबिलिटी मेरे पर आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है? बात करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए ये दो चीजों को मिलकर बना है, इट इज सम ऑफ डेटर्स एज वेल एज बिल रिसीवेबल। ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के दौरान जब हम उधार ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जो भी पैसा रिसीव करने के लिए बचा है हमारे पास, वो सारा पैसा कहलाता है ट्रेड में रिसीवेबल्स, रिसीव होने वाला है पैसा। इसके अंदर दोनों आते हैं, मैंने कहा डेटर्स भी आते हैं। हाँ, डेटर्स मेरे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा है और उसे पेमेंट अभी मिला नहीं है, और ये मेरे करंट एसेट्स होते हैं। जबकि बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ये वो बिल्स हैं जो हमने ड्रॉ किए थे, जो हमने बनाए थे, किसी पार्टी ने उससे एक्सेप्टेंस देकर के हमें बिल लौटा दिया है, और एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद, जिसे मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, के बाद हमें इसका पैसा मिलेगा। बिल दिखाएंगे, बिल दिखा करके हमें पैसा मिल जाएगा, इसीलिए कहते हैं इसको बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल।
ट्रेड रिसीवेबल्स का अगर रिवर्स कर दो तो ट्रेड पेबल्स बन जाता है। ये लायबिलिटीज होती है, क्योंकि पेबल बोला गया है मतलब पेमेंट करनी है। बिजनेस ने जरूर किसी की गुड्स या किसी से सर्विस ली है, बदले में बिजनेस को उसको पेमेंट देना है, पैसा दिया नहीं है। ठीक है, अब इनके अंदर आते हैं दो चीजें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। दोनों को प्लस कर दो, बन जाएगा ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स, हाँ, मेरे सप्लायर्स, वो फर्म्स, वो पर्सन्स जिनसे हमने गुड्स खरीदा है। याद रखिएगा, मैं एज एन इंडिविजुअल नहीं सोच रहा हूं, मैं फर्म हूं जिससे फर्म ने गुड्स खरीदा है और अभी पेमेंट नहीं की है, उधार है, उसे कहते हैं सप्लायर। क्रेडिटर भाई। ठीक है, अब आता है बिल्स पेबल। ये वो बिल्स हैं जो हमने किसी का बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने किसी से सामान उधार खरीदा था, उन्होंने मुझे बिल भेजा कि बिल पे साइन करके हमें दे दीजिए, हमने बिल साइन किया और उसे दे दिया। अब एक फिक्स टेन्योर बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड बाद वो बिल लेकर मुझे पास आएगा और मुझे उसका पेमेंट देना होगा। हाँ, इस बार मैं पेमेंट करूंगा बिल को देख करके, इसीलिए बिल पेबल। बात समझ आ गया? उधार खरीदने पर बिल पे साइन करने के बाद फर्म को इसको बिल की पेमेंट करनी होती है, इसीलिए बिल्स पेबल है। ये भी मेरी करंट लायबिलिटी है, दोनों ही मेरे करंट लायबिलिटीज हैं। परचेज, हाँ, परचेज का मतलब लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये जर्नल लेटर में भी बहुत काम आएगा। जब हम परचेज की बात करते हैं तो हम गुड्स परचेज की बात करते हैं। यस, क्या? गुड्स परचेज। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो वस्तु होती है जिसमें बिजनेस रेगुलरली डील करता है। मेरी कपड़े की दुकान है, हाँ, मेरी कपड़े की दुकान है, तो मेरे लिए क्लॉथ, कपड़ा क्या है? गुड्स है। तुम्हारी, हाँ, तुम्हारी है रॉक स्टार फर्नीचर स्टोर, ये तुम्हारी क्या है? मैंने कहा एक शोरूम है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा एक शोरूम है, किसका मैंने नाम लिया? रॉक स्टार फर्नीचर स्टोर। तो ये जो फर्नीचर तुम्हारे लिए क्या है? अब तुम्हारे लिए गुड्स है, क्योंकि तुम इसमें रेगुलरली डील करते हो, आए दिन खरीदते बेचते रहते हो। बात समझ आ गई है? अब जब परचेज की बात करते हैं तो वो गुड्स खरीदना जो हमारे लिए गुड्स है। बाइंग ओनली गुड्स। अगर मैंने मशीनरी खरीद ली, याद करो मेरा क्या काम था, मैंने कहा था मेरा कपड़े का कारोबार है, मेरा कपड़े का स्टोर है। ठीक है, तो मेरे लिए कपड़ा क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। तो हमने अगर कपड़े खरीदे 1 लाख के, 50,000 के, तो कि हम अपने कस्टमर को बेचना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए परचेज है। मैंने मशीनरी खरीद ली, लिखा भी है परचेज ऑफ मशीनरी, पर ये परचेज नहीं है अकाउंट्स में। दिमाग में बैठा लो बात को। मैंने परचेज किया फर्नीचर, मैं फर्म हूं, मेरे पास क्लॉथ का कपड़ा का कारोबार है। ठीक है, मेरे लिए क्या है? मैं क्लॉथ डीलर हूं, तो मेरे लिए मैंने फर्नीचर खरीदा है। क्यों खरीदा है? ताकि हमारे कस्टमर्स आके बैठ सके, उस पर आराम कर सके, है ना, उनको कंफर्ट मिले। और हमने बिजनेस में यूज करने के लिए फर्नीचर खरीदा है, क्योंकि मैं क्लॉथ डीलर हूं, तो ये मेरे लिए परचेज नहीं है। बात समझ आ गई है क्या कहना चाहते हैं? पर तुम्हारे लिए क्या कहा था कि तुम्हारा नाम क्या है? सुपर स्टार फर्नीचर स्टोर। हाँ, यार, रॉक स्टार फर्नीचर स्टोर। तो अब तुम्हारा फर्नीचर का कारोबार है, तुमने अगर फर्नीचर खरीदा, तुमने, क्योंकि तुम्हारा फर्नीचर का स्टोर है, तुम्हें फर्नीचर बेचने हैं, हाँ, तुम तो इसीलिए खरीदे हो ना, तो तुम्हारे लिए नॉर्मल क्या है? ये गुड्स है। अब समझ आ गया? क्लियर है? तो परचेज मींस बाइंग गुड्स विच आर मेंट फॉर सेल। हम खरीद क्यों रहे हैं? अपने यूज करने के लिए, तब ये सेल नहीं है। तो सॉरी, तब ये परचेज नहीं है। हम गुड्स खरीद रहे हैं क्योंकि मुझे इसको अपने कस्टमर्स को बेचना है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ परचेज। क्लियर है? अब परचेज में कैश से भी खरीद सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं, दोनों हो सकता है, पर परचेज मतलब गुड्स को ही खरीदना। और परचेज रिटर्न, ऑब्वियस बात है, हमें कोई गुड्स समझ में नहीं आ रहा है, या हमारे गुड्स जो है हमारे क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, या ओवर प्राइस्ड है, तो हम ये गुड्स लौटा सकते हैं अपने सप्लायर को। इसे कहते हैं क्या? सेल्स, सॉरी, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? फर्म से बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि परचेज सेल वर्ड बहुत बार आएगा, जर्नल एंट्री में बहुत बार आएगा, आपको वहां परेशान करेगा। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स बेचना। अगर मैंने फर्नीचर बेच दिया, मैंने लैंड बेच दी अपनी, तो ये सेल नहीं है। भले लिखा होगा सेल ऑफ लैंड फॉर ₹10 लाख, ये सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया तो, मैं लैंड का डीलर नहीं हूं, लैंड मेरे लिए गुड्स नहीं है। तो वो चीज डील करना, वो चीज सेल करना जो हम रेगुलरली क्या करते हैं?
वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बेचते हैं उसे कहते हैं सेल, उससे मिलने वाले पैसे को कहते हैं सेल्स। क्लियर है? हाँ, अब सेल में दोनों सेल आती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न वो गुड्स हैं जो मैंने तो बेच दिया था, मेरे कस्टमर ने मुझे वापस लौटा दिया, इसीलिए कई बार इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। अरे भाई गुड्स वापस आ रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। बहुत अच्छे से समझना है, गुड्स का सेल ही सेल माना जाता है, और गुड्स वो वस्तु होती है जो हम डेली परचेज सेल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम रेगुलरली डील करते हैं, और गुड्स का मतलब फिनिश गुड्स से भी है। अब आता है स्टॉक। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं गुड्स और स्टॉक। कई बार स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड, ये वो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये वो कीमत है जिस कीमत पर गुड्स खरीदे गए थे क्योंकि हमें इन्हें मार्केट में बेचना है। वो वैल्यू ऑफ गुड्स which are with the business and that has to be sold to the customer, इसे कहते हैं क्या? स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार में, बिजनेस में रखा हुआ स्टॉक। एग्जांपल से बताऊं, मेरा कपड़े का कारोबार है, ठीक है, और हमने क्या कर रखा है अपने शोरूम में, 5 लाख के जीन्स, पैंट, टी शर्ट्स, है ना, ट्राउजर्स मंगवा के रख लिए हैं, ठीक, हमारे शोरूम में। तो ये 5 लाख का जो स्टॉक है, आप समझा है, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है। समझ आ गया? अब स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। जो स्टॉक मेरे पास साल के बिगनिंग में, देखिए अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट चलता है। अकाउंट्स का जो ओपनिंग डेट मानी जाती है बिजनेस की, वो 1 अप्रैल एवरी ईयर, और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और क्लोजिंग स्टॉक लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च को जितना स्टॉक हमारे पास बच गया है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसके बाद आता है इन्वेंट्री। ये बहुत परेशान करेगा। इन्वेंट्री एक बहुत वाइड वर्ड है। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, प्रोडक्शन एंड फॉर सेल, उसे कहते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री वो वैल्यू है गुड्स की जो जिसके अंदर स्टॉक भी आता है। बात समझ आ गया? तो इन्वेंट्री इज ए लार्जर टर्म। अब इन्वेंट्री यूजुअली मैन्युफैक्चरर के टर्म्स में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स को टूल्स भी रखने पड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इक्विपमेंट्स भी रखने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल भी रखना पड़ता है ना। उनके पास गुड्स तैयार भी हो जाता है, तैयार हो जाता है ना कुछ, उसे फिनिश गुड्स कहते हैं। तो क्या क्या आता है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वो जो कच्चा माल जिसे कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी थोड़ा तैयार तो हो गया है पर अभी फिनिश नहीं हुआ है, पूरी बेचने लायक नहीं है। फिनिश गुड्स वो है जो एकदम तैयार है, प्रिपेयर्ड सामान, ठीक है। अब आता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब वो गुड्स जो अभी हमने ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं, जिस पे बाइंग सेलिंग चल रही है। अब क्लियर हो गया स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस? क्लियर हो गया। स्टॉक एक नैरो टर्म है। स्टॉक मींस ओनली वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर सेलिंग, ठीक है। और जब हम इन्वेंट्री बात करते हैं तो इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है। इट इंक्लूड्स गुड्स विच आर मेंट फॉर प्रोडक्शन। हमने अगर कोई गुड्स मंगवा लिया प्रोडक्शन करने के लिए, कंजम्पशन के लिए, सेलिंग के लिए, ये सब बन जाते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स स्टॉक। इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो बिजनेस में है, खर्चों में से अगर हम फर्म के प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो टोटल रेवेन्यू, क्या? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस कर दें, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा बिजनेस का। और बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए हम कर रहे होते हैं। बिजनेस का ये काम ही है क्या करना? प्रॉफिट करना। हाँ, लॉस करने के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो ये गेन क्या होता है? देखिए, गेन वो बेनिफिट है जो आउटसाइड द नॉर्मल टर्म होता है। मतलब अगर मेरे पास कोई फर्नीचर है पुराना, अज्यूम करिए 10,000 का कोई फर्नीचर था पुराना रखा हुआ, कोई आया और मुझे कहा कि भैया 12,000 में बेच दोगे क्या? मैंने कहा ठीक है भैया ले लो। तो मैंने अपने फर्नीचर को, जबकि मैं फर्नीचर का ट्रेडर नहीं हूं, ठीक है, मैंने 10 के फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को 12 में बेच दिया, तो पैसा 2,000 कमा लिया, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है। ये मेरे लिए क्या है? गेन है। प्रॉफिट नहीं है, गेन है, क्योंकि ये डे टू डे बिजनेस नहीं मेरा। हमें फायदा जरूर हुआ मॉनिटरीली, बट हमारे रेगुलर बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस काम को हम रेगुलरली डील कर रहे हैं उस पर मिलने वाले प्रॉफिट को
हम कहते हैं प्रॉफिट। हाँ, उससे मिलने वाले फायदे को कहते हैं प्रॉफिट। तो लॉस क्या होता है? अरे प्रॉफिट का उल्टा कर दो, मतलब फर्म का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, फर्म का एक्सपेंस ज्यादा हो गया और इनकम कम हो गई तो लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन टोटल एक्सपेंस इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। वैसे रेवेन्यू वर्ड जब भी आ रहा है तो उसका मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बेचने पे मिलने वाले पैसे को कहते हैं, ठीक है, रेवेन्यू। अब आता है वर्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस वो प्राइस है, एक्सपेंस वो कीमत है जो हम देते हैं किसी गुड्स को या किसी सर्विस को पाने के लिए। अब आपके पास लेबर काम कर रहा है तो लेबर को आप वेज दे रहे हैं तो उसकी सर्विस ले रहे हैं। आपके यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, आप उसको सैलरी दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रहे हैं। तो या तो सर्विस खरीद रहे हो या गुड्स खरीद रहे हो, मतलब परचेज करना भी एक एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज में आप क्या करते हो? गुड्स परचेज करते हो। याद रखना, असेट परचेज एक एक्सपेंस नहीं है, प्लीज। हाँ, असेट खरीद लिया तुमने, बिल्डिंग खरीद ली तुमने, ये एक एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब आता है वर्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब एनी पेमेंट ऑफ कैश, एनीथिंग विच रिलेट्स टू acquiring of assets, anything which relates to repayment of liability। हाँ, कोई गुड्स खरीद लो, कोई सर्विस खरीद लो, कोई असेट्स खरीद लो या कोई लायबिलिटी को रिपे कर दो, ये सब एक्सपेंडिचर है। मतलब एक्सपेंडिचर अब बड़ा वर्ड है एक्सपेंस से, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस में हम क्या करते थे? मैंने कहा कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते थे, जो हम पैसा देते थे वो हो जाता था एक्सपेंस। पर एक्सपेंडिचर बड़ा वर्ड है। एक्सपेंडिचर में हम असेट्स भी खरीद सकते हैं, इसका मतलब हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा तो पैसा दिया होगा, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। बात समझ आ गई है? और मैंने अगर सैलरी टू द स्टाफ दिया तो ये भी मेरा एक्सपेंडिचर है। ये अलग बात है कि जब हम असेट्स खरीदते हैं तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जब सर्विसेज या गुड्स खरीदते हैं तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है? हाँ, आप दोनों के बारे में देखते हैं। तो एनी एक्सपेंडिचर, कैपिटल की बात कर रहे हैं, any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets। मतलब मैंने कोई नया फिक्स्ड एसेट खरीद लिया या मेरे पास एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई। मेरे पास 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, यहां से सुनिएगा, मेरे पास 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, मैंने एक चौथा फ्लोर और बनवा लिया तो वैल्यू ऑफ असेट्स बढ़ गए तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। या मैंने एक नई बिल्डिंग खरीद ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही मिल जाता है। जैसे मैंने बताया, सैलरी का पेमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, उसका बेनिफिट हम उस साल के अंदर ही ले लेते हैं। रेवेन्यू, बार बार ये वर्ड आ रहा था ना, रेवेन्यू आ रहा था ना। तो रेवेन्यू मींस इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर, रेगुलर नेचर। जो हमारा बिजनेस है उससे मिलने वाले पैसे को हम कहते हैं क्या? हमने गुड्स बेचा, मेरे कपड़े की दुकान है तो हमने कपड़े बेचे। हाँ, मैंने कहा था मेरे पास शर्ट, टी शर्ट, जीन्स का कारोबार है तो हम इसको बेच रहे हैं, जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू, ठीक है। अब आता है इनकम। इनकम मतलब वो पैसा जो हमारे किसी भी सोर्स से आ रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सोर्स से आ रहा हो, मतलब बैंक में मुझे ब्याज मिल रहा है। हाँ, बैंक मुझे मेरे डिपॉजिट्स पे मुझे इंटरेस्ट दे रही है तो ये मेरा इनकम है, मेरा रेवेन्यू नहीं है, मेरा रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू गुड्स एंड सर्विसेज बेचने से आता है, ठीक है। इनकम और बड़ा टर्म है और वाइडर टर्म है, इसमें वो सारे रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो बन जाता है इनकम, ठीक है। अब आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब एनी कैश और एनी गुड्स विड्रॉन बाय द यूज्ड बाय द ओनर फॉर पर्सनल। मतलब मालिक ने क्या किया, बिजनेस से कोई गुड्स निकाल दिया, अपने पर्सनल कामों के लिए निकाल दिया या पैसा निकाल दिया हो, दोनों चीज क्या माना जाएगा? ड्राइंग माना जाएगा। और ड्राइंग मतलब आपकी कैपिटल घट रही है। कैपिटल तो उल्टा होता था, याद रखिए, तुम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं। तुमको अपने आप को क्या सोचना है कि मैं फर्म हूं। जब भी अकाउंट्स बनाएंगे, हाँ, पूरे अकाउंटेंसी में आपको इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में आत्मसात कर लेना है इनकलकेट कर लेना अपने अंदर, ठीक है, कि तुम फर्म हो। तो अगर मालिक ने फर्म से पैसा निकाला, गुड्स निकाला अपने पर्सनल काम के लिए, अपने प्राइवेट यूजों के लिए, ड्राइंग, सीधे उसकी कैपिटल को हटा देंगे। अब आता है डिस्काउंट, मतलब छूट देना। अरे तो आपने बहुत, मुझे तो लगता है हम लोग, हमारा आप क्या कर रहे हैं आज, इस डिस्काउंट की दुनिया में जी रहे हैं। हर जगह ऑफर है, डिस्काउंट है, जहां
सेलिंग प्राइस को कोई परसेंटेज से कम कर देते हैं बस। अब डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ये डिस्काउंट यूजुअली एक सेलर दूसरे बिजनेसमैन को देता है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस देता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ये यूजुअली एक सेलर दूसरे बिजनेसमैन को, दूसरे फर्म्स को देता है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर्स के लिए डिस्काउंट है, ध्यान समझ रहे हैं। इसका मेन मकसद है सेल बढ़ाना, वॉल्यूम ऑफ गुड्स को ज्यादा सेल करना, इस पे मिलने वाला डिस्काउंट है। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है, वो डिस्काउंट है जो कस्टमर्स को मिलता है। एक सेलर एक कस्टमर को देता है ताकि कस्टमर जल्दी पेमेंट दे दे, ठीक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट पाने के लिए होता है। और कैश डिस्काउंट जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ जर्नल में शो किया जाता है। रिबेट, रिबेट मतलब रिडक्शन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। एक सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड क्या कर सकता है, रिबेट दे सकता है, ठीक है। बात करेंगे एंट्री, किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री शब्द से वर्ड ये एंट्री बनाया गया। हाँ, वैसे आप पूछेंगे सर ये जर्नल है क्या? द वर्ड जर्नल इज अ फ्रेंच वर्ड, जर मींस डे एंड नल मींस रिकॉर्ड, तो बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। तो उस रिकॉर्ड बुक में क्या करना, ट्रांजैक्शंस को नोट करना, लिखना, ठीक है। बैड डेब्ट, वो पैसा, वो अमाउंट जो डूब गया, हमने उधार बेचा, जिसको बेचा वो मेरा कस्टमर है, डेटर है, और वो भाग गया या वो मर गया या उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, अब बताइए, तो ये पैसा मेरा बैड डेब्ट है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट कौन है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी फर्म जो अपना डेब्ट्स पे करने की क्षमता नहीं है। वन विच कैन नॉट, अ पर्सन और अ फर्म विच इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट, दिवालिया बोलते हैं आप भाषा में। एंड लास्ट है एंटिटी। ये क्या होता है? एंटिटी क्या होती है? एंटिटी एक बिजनेस एंटिटी मतलब फर्म हो सकती है, एक इकोनॉमिक यूनिट है जिसका काम है बिजनेस करना, सर्विसेज देना, गुड्स बेचना। तो अगर आपने नाम सुना होगा ट्रेंड्स, हाँ ट्रेंड्स के शोरूम है ना, अरे मैक्स का शोरूम है ना, अरे दूसरा कोई बड़ा शोरूम बोल देते हैं, मारुति कार का शोरूम है नेक्सा, तो ये एंटिटी है। मतलब कोई भी बिजनेस यूनिट जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है, वो एक एंटिटी है। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर कंसेप्ट। मैं फिर कह रहा हूं मेरे रॉक स्टार्स कि ये चैनल आपका है, स्टार कॉमर्स आपका है। इसमें अब नए एक्सक्लूसिव वीडियो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं और आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स मैं यही कवर करूंगा। और मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि आपके लिए न सिर्फ सब्जेक्ट्स, नोट्स भी अवेलेबल होंगे। हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, वहां पर आप नोट्स एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हैं। नहीं तो हमारी वेबसाइट है sirtarunrupani.com, हाँ उस वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर करिए और वहां से एक्सक्लूसिव लेसन वीडियोस, डीपीपीस भी कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, शेयरिंग करना मत भूलिएगा।